Hello students, how are you all? So guys, we are going to learn a very interesting and a very new thing for all of you. और ये बहुत ज्यादा मजेदार है बिकॉज ये बहुत एक रियल एप्लीकेशन है, एक रियल चीज है जो आप देख सकते हो शायद कभी अगर आप इंजीनियरिंग करो और इंजीनियरिंग करके आगे जाओ. बट दिस इज रियली क्योंकि अब तक जितना कुछ हमने पढ़ा है, ये जो इतनी मेहनत की है यार, बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये दुनिया भर का जो पढ़ के रखा है ना यार, ये सारा चीज अब यूज होगा यहाँ. समझे? अब समझ में आएगा यार कितनी मेहनत की है, अब रंग ला रहा है. ठीक है, एक बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाले हैं आज, मजा आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. तो ये पढ़ने के पहले एक बेस तैयार कर लेते हैं. तो देखो कैसा है कि अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. भैया इसका मतलब क्या निकले? इसका निकले है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब सोचो, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. बेचारा चार्ज क्या करेगा, है ना? मैं अभी तक क्या पढ़ाया? अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी. भैया वो तो गोल गोल घूम रहा था सर्कुलर मोशन में, है कि नहीं है? लेकिन यहां क्या? अब यहां ऐसा है कि अगर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ा और वहां मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, तो तुम सब ने पढ़ा हुआ है, तुम सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को आगे कर देता है, इसको वो फोर्स दे देता है, इसको वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देता है. ये सबसे बड़ी चीज है. ठीक है, ये नहीं सबने इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दी तो उस पे फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE, है ना? तो उस पे फोर्स लग जाता है जिसकी वजह से ये सट करके आगे चला जाता है. और जब आगे जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? MA इक्वल्स टू QE, सो A इज इक्वल्स टू QE बाई M. ओहो आहा, क्या बात है. तो ये एक्सेलरेशन होता है. मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज अ चार्ज्ड पार्टिकल इट विल एक्सेलरेट, इट विल एक्सेलरेट. ठीक है, इट विल एक्सेलरेट. A इज इक्वल टू QE बाई M. कितनी वेलोसिटी? अरे बढ़िया. सो V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये डायरेक्शन x है कि y है? ये x है ना, तो Vx इज इक्वल टू Ux इक्वल टू AXT. सो ये Ux 0, तो 0 प्लस AX इंटू T ले लो, A का वैल्यू तुमने पढ़ा है. तो V इज इक्वल टू आएगा QE बाई M इंटू T. वाओ, समझे? तो सबसे पहली बात तो आज ये समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मेरा चार्ज पार्टिकल है तो उसको क्या मिल जाती है? एक्सेलरेशन मिल जाती है. उसको क्या मिल जाती है? वेलोसिटी मिल जाती है. लेकिन मैंने बताया तुमको बस थोड़े देर पहले, मतलब थोड़े लेक्चर पहले, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रहता है तो उस फील्ड की वजह से ना उसका वेलोसिटी बढ़ता है और ना उसकी एनर्जी बढ़ती है. वो सिर्फ गोल गोल घूमता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो कमाल कर देगा ये बात अगर तुमको समझ में आ गया और याद आ गया तो. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं बढ़ता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सर्कुलर मोशन होता है. दोनों बातें कर चुके. अब ये बात समझ लो. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले भी दिमाग में रखना हम लोग को. A इक्वल टू QE बाई M एंड V इक्वल्स टू QE बाई M इंटू T. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर मैंने, ये क्या है? वेलोसिटी. अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा. समझे? अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा. जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा फास्ट वेलोसिटी जाएगी. और उसके साथ साथ ये टाइम से भी प्रोपोर्शनल है. मतलब एक और चीज ये भी कर सकता हूं कि मैंने टाइम इंक्रीज कर दी. वो जितना देर उस फील्ड में उसकी टाइम इंक्रीज कर दी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम है, बता दो थोड़ी देर में. ठीक है, सो ये आपका पहला पॉइंट याद रखिए. अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं अगर बोलूं यही वाला चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में है B नाम का, और उस पार्टिकल को हमने क्या करा? ऐसे फेंक दिया है. ये तुम्हें पता है कि अगर मैंने उसको ऐसे दिया, जैसे कि मैंने इधर लिया इस तरह से. ठीक है, अगर उसको मैंने
डायरेक्शन ऐसे रखा वेलोसिटी का, तो v और b क्या हो गया, 0, नहीं होगा मोशन, वो सिर्फ आगे ही जाएगा स्ट्रेट इलेक्ट्रिक की वजह से। ये मैं इसके साथ ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे E और B दोनों है। तो इसके लिए मुझे इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर होगा तभी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। और यहां पे फोर्स क्या लगता है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, याद आ गया। तो ये है फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भैया ये दोनों है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वहां मैंने मेरा चार्ज्ड पार्टिकल छोड़ दिया है, ठीक है, तो नेट फोर्स विल बी हाउ मच, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, बराबर। यहां से क्यू को हम ब्रैकेट में बाहर निकाल देंगे, तो ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। सो दिस इज लोरेंट्स फोर्स, इसको बोला गया लॉरेंट्स फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस नाम से फेमस है भैया, साइंटिस्ट है लॉरेंट्स जिन्होंने ये बताया था, सर लॉरेंट्स। तो उन्होंने ये बताया था एफ नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो टोटल फोर्स इतनी लग जाती है, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब डायरेक्शन वाइज चीजें आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताना चाहता, आपको अच्छे से पता है कि यार अगर ये चार्ज पार्टिकल बी के साथ 0 डिग्री बना रहा, तो डेफिनेटली वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अगर वो 90 डिग्री बना रहा तो गोल घूम जाएगा। अगर वो कोई एंगल थीटा पे जा रहा है तो हेलिकल पाथ मार देता है। ये सब आपको एकदम अच्छे से आता है। नहीं समझ में आया, कहीं पे कुछ शक है, तो प्लीज मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल का वीडियो देखिए, शुरू से सारे वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ऑल ऑफ योर। कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हूं, ओके गाइस लिसन। सो इट्स अ वेरी इजी एंड कूल कांसेप्ट कि आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट नहीं करता, बस गोल घूमता है। हमने दोनों को साथ में लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे हमको फोर्स क्यू ए इतना मिला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो है ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को ऐड करते तो बन गया लोरेंट्स फोर्स। नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आता है आपके बोर्ड्स में, न्यूमेरिकल्स में, एंट्रेंसेस में, कि लोरेंट्स फोर्स निकालने के लिए तो क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ओके। इस टाइप के सम्स आएंगे, इसको लेके वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब इस खतरनाक और बढ़िया एप्लीकेशन को आज हम यूज करेंगे एक बहुत ही बढ़िया चीज के लिए, और इसी के साथ मेरा पेन ड्राइव, सॉरी मेरा मार्कर नीचे गिर चुका एज यूजुअल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, ओके। आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बाल लंबे हो गए देख पगले जैसे, है कि नहीं, ऐसा क्या बोलते कोरोना की वजह से, अरे सलून ही नहीं खुल रहे यार। चलो आओ देखते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे एक बढ़िया चीज का नाम है साइक्लोट्रॉन, नाम ही बढ़िया, साइक्लोट्रॉन। लिविंगस्टोन नाम का एक बंदा था 1930 में, उसने ये बताया था, बनाया था साइक्लोट्रॉन, क्या दिमाग था, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, साइकिल गोल गोल, ठीक है। आओ देखें साइक्लोट्रॉन क्या चीज है ना। तो यहां पे क्या है, साइक्लोट्रॉन हमको एक ऐसी मशीन चाहिए थी जिस मशीन में हम वी नीड हाई स्पीड ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अब ये टारगेट है, समझे, ये हमें करके दिखाना है, ये प्रोजेक्ट मिला है लिविंगस्टोन को, समझ लो, ठीक है। उसको बोला भैया देख तुझे कुछ तो ऐसा करना है कि चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए। बोला काहे करें, साइंटिस्ट है, क्यूरियस दिमाग है, क्यों करूं, क्यों करेगा। अरे पहली चीज न्यूक्लियर रिएक्शंस है कि नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है कि नहीं। अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर कोई रिएक्शन करना है और मुझे किसी आयन को या किसी पॉजिटिव आयन को, प्रोटॉन को, जो भी है, उसको मुझे उस न्यूक्लियस पे अंदर न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कराना है, तो मुझे पूरे एटम को भेदना पड़ेगा। नहीं, पूरे एटम को भेद के अंदर न्यूक्लियस तक जाना पड़ेगा, बिकॉज एटम के अंदर तो न्यूक्लियस बैठा है ना यार, छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा, इतना सा एटम, उतने में उतना सा न्यूक्लियस, उसके अंदर जाना है।
और जाने के लिए उसको तो दुनिया भर का फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, समझे? तो यानी कि ऐसे में छोड़ दिया जा नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, जोर से देना पड़ेगा, एकदम स्पीड है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वी नीड आयंस विथ ह्यूज हाई स्पीड। तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर सुने हुए, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमको रिएक्शंस कराने के लिए वी नीड आयंस एट अ वेरी हाई स्पीड। तो बोला कि भैया इसलिए चाहिए, इसलिए हमें कुछ तो ऐसा मशीन चाहिए जहां पे हम चार्ज्ड पार्टिकल का स्पीड बहुत तेज कर सके, और ये तुझे बनाना है, देख कैसे बनाएगा। बोला और बोला ठीक है, एक और सुन, ठीक है। बोला क्या करने का है, तो जो सॉलिड चीजें होती है ना, सॉलिड, तो सॉलिड चीजों पे अगर मुझे एक आयन से अटैक कराना है, आयन को उसके अंदर डालना है, अंदर घुसाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन हाई स्पीड में उसको देना पड़ेगा। तो यार देखो 2-3 चीजें थी जहां पे उसने इसको यूज करने के लिए बोला। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके बाद था रेडियो एक्टिव डीके भी था, फिर सॉलिड के अंदर इंसर्ट करना है मुझे मेरा आयन, तो उसके लिए भी है। सो बेसिकली क्या है कि ये हाई स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इसलिए चाहिए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यार मैं हाई स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल लाऊं कैसे, किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तो उसको दिमाग में आया भैया सबसे पहली बात जो हमने भी बात की थी कि अगर मुझे किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसको मैं कहां डाल दूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, पड़ेगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने एक चार्ज्ड पार्टिकल को डाल दिया तो हमने अभी भी पढ़ा उसको F इक्वल्स टू QE फोर्स लग जाता है, तो A इज इक्वल्स टू QE बाई M लग जाता है, तो V इज इक्वल्स टू QE बाई M इंटू T मिल जाता है। तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल को रख दे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बोले ठीक है, ये तो सही है। और उनको ये भी आता था कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं बढ़ती, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो यार ये हो गया कि अगर मैं किसी चार्ज्ड पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। पर उसने बोला कि सुन बेटा यहां पे ना हाई स्पीड, बोले तो वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। बोले ठीक है, आपको स्पीड ज्यादा चाहिए ना, तो मैं स्पीड ज्यादा करूंगा, तो स्पीड ज्यादा करने के लिए मुझे ई ज्यादा करना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं, और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ये मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, समझे। अगर मैंने v को बढ़ाया, अगर मैंने e को बढ़ाया तो v बढ़ जाएगा। बोला ठीक है, तो ये काम कर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत बढ़ा दे, इसकी वजह से ये बहुत फास्ट चला जाए। लेकिन यहां पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस v, और हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल्स टू v बाई एल, जिसका मतलब क्या पढ़ा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, कि अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज किया, ये डिस्टेंस इंक्रीज किया, तो E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फंस गए है, क्या हो गया कि अगर, अब यहां पे एक और चीज थी कि वेलोसिटी टाइम के साथ भी प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैंने इस चीज को ऐसा कर दिया, मैंने बढ़ा दिया, तो अब इसमें टाइम बढ़ गया, T इंक्रीज हो गया, वो ज्यादा समय बिता रहा है ना फील्ड के अंदर, तो टाइम इंक्रीज हुआ। अच्छा टाइम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी अगर इंक्रीज होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि अगर हमने ये बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। समझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पक्का देखो सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहां पे चार्ज पार्टिकल था, एम था मुझे हाई स्पीड चाहिए, तो हाई स्पीड के लिए उसको पता था क्या ज्यादा करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा यहां स्पीड मिल जाएगा। बोला ठीक है। अब उसने क्या देखा, टाइम है।
अगर मैं ज्यादा टाइम को चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो दोनों चीजें चाहिए। एक तो आप टाइम इंक्रीज करो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करो। अगर ये दोनों चीज बराबर बढ़ गई तो वेलोसिटी धमाल हो जाएगा, धपाक से बढ़ जाएगा, पूरा हाई स्पीड चला जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम हुआ था कि ई तो ठीक था, पर जैसे ही मैंने टाइम को इंक्रीज कराया तो उसको ज्यादा लेंथ, ज्यादा देर, ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ा। और जब लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो हम सबने पढ़ा है, तो ई क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं ये डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकता। समझे? मैं ये डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकता, मैं कैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करूं? सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया सबके दिमाग में कि यार अब क्या करें। समझे? प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है। अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो या तो मैं ई बढ़ाऊं और मैं टी बढ़ाऊं। मैंने टी बढ़ाया, टाइम अगर बढ़ाया तो डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया उसका ई ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर ई ऑटोमेटिकली कम हो गया तो वी तो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो या तो मैं क्या करूं, टाइम कम करूं। समझे? टाइम कम करूं, क्योंकि अगर टाइम कम है तो लेंथ कम है तो ई ज्यादा है, और ई ज्यादा है तो क्या होगा, वी ज्यादा मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब क्या करें? तो अब उन्होंने एक दिमाग लगाया, बोले इसका सलूशन ऐसा हो सकता है। देखो, उन्होंने बोला कि हम ये इतना ही रखते हैं, ये मेरा चार्ज पार्टिकल यहां गया, ये मेरा चार्ज पार्टिकल यहां गया, मान लो यहां 0 वेलोसिटी थी, यहां उसको v मिली। हम इसी चार्ज पार्टिकल को कैसे तो भी वापस यहां लेके आते हैं और फिर वापस यहां जाएगा, तो ये v से अभी 2v बन जाएगा। वेलोसिटी समझ रहे हो? यहां से 0 से वेलोसिटी इतनी हुई थी, फिर ये वापस उसी को अगर मैं यहां पे लाया तो वो v से 2v बन जाएगा। उसी को घुमा के वापस लाया तो 2v से वो क्या बन जाएगा, 4v बनता जा रहा है। ये और बढ़ेगा, मैं 2v 4v जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूं। मतलब बोलने का ये है, इस पार्टिकल को अगर मैं बार बार यहां पे लाता रहा तो हर बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। करते 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 एंड में उसकी ह्यूज हाई वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो लेंथ भी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, समझ गए? और वो घुमा के ला रहा हूं तो मैं टाइम भी इंक्रीज करा रहा हूं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यार मैं इस वाले पार्टिकल को घुमा के यहां पे कैसे लाऊं? समझे? मैं घुमा के उसको यहां पे कैसे लाऊं? हाँ, अब जब जब घुमाने की बात आती है तब हमारे सामने बस एक ही फील्ड आता है। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश, बढ़िया। समझ रहे हो क्या चीज चल रहा है? ठीक है, आ रहा है दिमाग में बात, बढ़िया चीज है। देखो, अब उसको घुमा के लाना था। अगर किसी पार्टिकल को कर्व कराना है तो यहां पे उसको क्या फील्ड चाहिए? एक ही फील्ड है पूरे वर्ल्ड पे, बोलो मैग्नेटिक फील्ड की जय। है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए और ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना चाहिए। समझ गए? तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों के आपस के समझबूझ के साथ, बढ़िया रिश्तों के साथ, ये पार्टिकल जो है उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ सकती है। 2v गया, स्पीड बढ़ गया, 3v आया, बढ़ गया, ओहो और बढ़ गया, आहा और बढ़ गया, अरे 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 और बढ़ गया, अरे बाप रे जुप। समझे क्या हुआ? तो मुझे यहां b चाहिए, यहां e चाहिए। तो मुझे बेसिकली ये समझ में आ गया कि अगर मेरा ये एक सिस्टम है तो इस सिस्टम में मैं अगर E और B दोनों को साथ में लेके आ गया और इस तरह से कुछ किया तो मैं स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल को बहुत बढ़ा सकता हूं। ओके, सो लेट्स सी किस तरह से ये चीज अचीव किया गया इन द मशीन विच इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्यों बनाया गया और उसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। अब हमको ये एक मशीन के फॉर्म में अचीव करना था। देखो कैसा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो साइक्लोट्रॉन कैसे काम करेगा। तो साइक्लोट्रॉन में हमको एक ऐसा, ठीक है, सपोज ये एक इस तरह सा, ठीक है, ये ऐसा,
ठीक है, ये एक ऐसा डी है ना, डी शेप का दिख रहा है ऐसा, और ठीक उसके बाजू में एक और ऐसा, देखो ड्राइंग जो है ना ये ठीक है, फाइन। सो अब क्या है, ओके ठीक है, चलो। सो उन्होंने क्या लिया, इस तरह के दो डी लिए, समझ रहे हो? देखो अभी मैं आपको बताता हूं, सपोज करो ये दो बुक्स है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे दो डी लिए, ठीक है, और ये दो डी ऐसे सामने, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर ना हॉलो, दीज आर कॉल्ड हॉलो डीज, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज हॉलो डीज। ये डीज की तरह दिखता है तो डीज, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, वो थोड़ा ड्राइंग समझ लो एडजस्ट, ठीक है। सो ये इस तरह से दो डी हैं ऐसे लगे हुए हैं, और दोनों डी के अंदर हॉलो है, कुछ नहीं है, और ये दो सरफेस है एकदम आमने सामने, कि यहां से कोई निकले तो इससे टकराए, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अब उन्होंने क्या किया, ऊपर से इधर से क्या किया, ये नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल, तो यहां उन्होंने क्या दे दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा? सो अब समझो एकदम क्लियर, ये दो डी है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो ये डी इधर है और फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ गए? सो ये मेरे दो डी है, ओके, यहां नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल, ये दो मैग्नेट है, तो इसने फील्ड ऐसी बना रखी है और ये दो डी उसके बीच में, आप कंसेप्ट समझो, ठीक है, फील्ड ऐसी है, लंबी ऐसी फील्ड है और उसके बीच में ये दो डी है, क्लियर है, ठीक है, इमेजिन कर पाए 3D में, ओके। अब क्या करें, सुनो, अब उन्होंने क्या किया, ये मैग्नेट इधर है, अब उन्होंने क्या किया, एक बहुत बढ़िया काम किया, दीज आर टू हॉलो डीज। अब इसको और इसको दोनों को लिया और उन्होंने यहां पे एक ऑसिलेटर से जोड़ दिया। ऑसिलेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑसिलेटर से जोड़ने का क्या फायदा, ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर क्या कर सकता है, ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर इसके करंट को बदलता, ऑसिलेट कराएगा, एसी ऑल्टरनेट, मतलब अगर ये प्लस है ये माइनस है, एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट में फट से ये ऑसिलेट कर देगा और ये माइनस ये प्लस, समझिए, दोनों डीज इससे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम है, ठीक है, दोनों डीज इससे लगे हुए हैं, एक वक्त पे ये प्लस है ये माइनस है, ये एसी है, ऑल्टरनेट करता रहता है ऑसिलेट, तो अगले ही पल क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, फिर अगले पल क्या, ये प्लस ये माइनस, फिर अगले पल क्या, ये माइनस ये प्लस, फिर अगले पल क्या, ये माइनस ये प्लस, देखो ऑसिलेट, सॉरी ये प्लस ये माइनस, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। इसके लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक स्पेशल करंट, जिसका नाम है ऑसिलेटिंग करंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, जिसका वोल्ट बहुत ज्यादा, 10⁻⁴ के वोल्ट पे और 10�6 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे, याद रखना, ठीक है, 10⁻⁴ के वोल्टेज पे और 10�6 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे मैंने इन दोनों को अटैच कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को अटैच कर दिया और ये ऑसिलेटर, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये प्लस ये माइनस, अगले ही पल ये माइनस ये प्लस, ये बात क्लियर, पक्का, ठीक है, चलो अब आगे चले। अब मैंने यहां पे बीच में यहां एक सोर्स रखा, सोर्स कौन, सोर्स वो जो यहां से एक आयन निकालेगा, हम इसको यूज करेंगे चार्ज्ड पार्टिकल, कौन सा, आयंस एंड हेवी मतलब प्रोटॉन्स जैसी चीजें, ठीक है, जो थोड़े से हेवी होते हैं, ओके, उन लोग को यूज करेंगे, और ये सोर्स है उन आयंस का, तो क्या होने वाला है, देखो हम एक पहला इंस्टेंट लेते हैं, फर्स्ट इंस्टेंट में
फर्स्ट इंस्टेंट में मान लो ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, यहां से सोर्स से मेरा प्रोटॉन निकला, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आयन, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बाहर निकला। जैसे ही निकला यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड की वजह से वो क्या होगा, वो खट करके एक्सेलरेट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या वो, ठीक है, तो वो फट से क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा। थोड़ा नीचे बना ले इसको तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ, ये देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये सट से गया, ठीक है, यहां पे उसकी कौन सी फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है करके वो फट करके आगे चला जाएगा। एक्सेलरेशन कितना, QE बाई एम, फोर्स QE, A QE बाई एम, याद है, एंड वेलोसिटी QET बाई एम। तो ये सट करके गया। अब अंदर में फील्ड नहीं है क्योंकि हॉलो है, अगर हॉलो है तो फील्ड नहीं है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अच्छा, वेलोसिटी ऐसी है पर वहां से ऊपर से कौन आ रहा है, ये कौन है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बराबर समझ में आ रहा है, ये D ऐसा था, मेरा चार्ज पार्टिकल खट करके ऐसा गया, ऊपर से फील्ड ऐसा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल बराबर 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो वो पार्टिकल क्या होता है, कर्व करके घूम जाता है। याद आया, तो पार्टिकल क्या करेगा, खटाक से घूम जाएगा। अच्छा, जब ये घूमेगा तो बढ़िया, जब घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं होती, बराबर। फिर वो इधर आया, जब तक वो इधर आया, अब ये माइनस हो चुका, ये प्लस हो चुका, क्योंकि ऑसिलेटर अपना खेल खेल दिया। अब जब ये माइनस हुआ, ये खट करके फिर ये v वेलोसिटी से अगर आया था, ये 2v कर लिया, क्योंकि फील्ड है, उसकी एक्सेलरेशन है A इक्वल टू QE बाई एम, खट से इसकी इंक्रीज हो गई, है ना। ये जैसे ही उसका ये इंक्रीज हुआ वेलोसिटी, फिर वो यहां आया, फिर उसको इलेक्ट्रिक क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा घूमेगा, और ये ऐसा करते करते गोल 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 घूमते घूमते फिर वो यहां से सट से बाहर निकलेगा विथ अ वेरी वेरी हाई स्पीड। समझे क्या हुआ, वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। देखो एक बार और, ऑसिलेटर है, यहां माइनस यहां प्लस, मान लो मेरा चार्ज पार्टिकल बाहर आया, जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आया वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेशन मिल गया, वो खट करके एक्सेलरेट हुआ। अंदर यहाँ हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो कंडक्टर्स है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके साथ 90 डिग्री में, जिसकी वजह से वो कर्व मार लिया और कर्व मार के ऊपर गया। अच्छा, वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा रेडियस में घूमेगा और फिर बढ़ेगा, फिर घूमेगा, फिर बढ़ेगा, घूमते 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 V2 V3 V4 V5 6 ये जो बाहर निकला, ये ह्यूज वेलोसिटी के साथ जाके अब जिसको टकराना है टकराओ और अपना काम बनाओ। समझ में आ रहा है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन, दिस इज हाउ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। समझ में आया, एकदम क्लियर है, पक्का, ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये ऑसिलेटर याद रखना है। यहां पे किस तरह से मैं चेंज कर रहा हूं, इसकी वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर वो घूम रहा है, घूम के फिर एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से करते 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 इधर आ गया। इक्वेशन सारे सेम सेम, देखो F इज इक्वल टू बी क्यू वी, एफ क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू बी क्यू वी, सॉरी क्योंकि गोल घूम रहा है ना, तो वही वापिस अपना मिलेगा, आर इक्वल्स टू बोलो एम वी बाई बी क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम्हें पता है फंडे, F इक्वल्स टू QE, MA equals to QE, so A is equals to QE by M, V equal to 0 plus बोलो क्या था, AT मतलब QEM into T। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले हो गए। यहाँ पे टाइम याद है, टाइम इक्वल टू क्या था, 2 पाई M by BQ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ये टाइम रेट मतलब एक सर्कल घूमने का, एक बार जब प्लस से माइनस हुआ तो वो एक बार घूम गया, तो उसका ये है टाइम पीरियड 2 पाई m by BQ, एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा उल्टा, विच इज BQ by 2 पाई m।
ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक बार में जितना गोल घूमता है ये फ्रीक्वेंसी और ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होना चाहिए कि अलग? दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गोल घूम के एक बार आ जाता है तब तक ये क्या करता है, ये यहां पे माइनस प्लस को चेंज करता है प्लस से माइनस। क्योंकि अगर ये लेट हो गया तो क्या होगा, ये बेचारा गोल घूम के आ चुका लेकिन उसको इसके सामने क्या दिख रहा है, प्लस, क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है और प्लस प्लस को रिपेल कर दिया, बेचारा वापस उधर ही चला गया। समझे? इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तभी ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और हर बार जब ये गोल घूम के आएगा तब तक ये चेंज हो चुकी होगी जिसकी वजह से वो आगे चल जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, समझे? तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन को डिजाइन किया गया, इसकी वजह से हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है, जो भी जितने तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है उनको हम लोग हाई स्पीड देके भगा सकते हैं। और फिर आपको इसको यूज करो, रेडियो एक्टिव डीके में यूज करो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करो, मेटल आयंस को एक्सप्लोड करने के लिए यूज करो, आपकी मर्जी जहां यूज करो। पर आप इसको कहां यूज नहीं कर सकते, लिमिटेशन। चलो देखें, पहली चीज है न्यूट्रॉन। अब भैया सीधा हिसाब है, चार्ज ही नहीं है तो काहे का ये, तो जो भी तुम्हारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, उनको आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ये हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन, these are the limitations. Okay, charge ही नहीं है, if there is no charge there is no point कि we can accelerate it. Okay, second है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉब्लम है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, इट्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो यहां पे क्या होने वाला है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, ये देखो v इक्वल्स टू क्यू ई एम बाई एम इंटू टी। अगर इसका मास कम होगा तो वेलोसिटी ह्यूज इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो m है मास, अगर ये मास कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यूज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और वो वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के साथ एक कंसिडरेबल अमाउंट पे आ गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आइंस्टाइन सर हमें बोल के गए हैं m नॉट इज इक्वल टू m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन का मास का इक्वेशन। ये जो मास होता है और ये जो मास होता है ये होता है रेस्ट मास। राइट नाउ मेरा एक मास है, मैं रेस्ट मास पे हूं, ये मेरा मूविंग मास है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं मूव करता हूं और मूव करते वक्त अगर मेरी वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन हो जाती है, मतलब मैं अगर लाइट है जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, अगर मान लो मैं 2.78 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे दौड़ने लग जाऊं तो मेरी मास इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत बढ़िया चीज है, समझे? तो आइंस्टाइन सर ने एक कंसेप्ट कह के गए हैं और ये सही भी है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर आप दौड़ रहे हो, अगर आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और इतना तेज दौड़ लिए कि आपकी जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपैरेबल आ गई तो आपकी मास बढ़ जाती है। वो आपका मूविंग मास होता है, आपका मास बढ़ जाता है। जनरली हम लोग इतनी, मतलब मैं कितना दौड़ सकता हूं, है ना, 10 20 30 40 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड, वो कितना है, वो 3 इंटू 10⁸, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैं बहुत जीरो से मेरा मास नहीं बढ़ गया। लेकिन हाँ, कल मैंने एक ऐसी पार्टिकल बनाई, कोई एक ऐसी पार्टिकल है जो इतना तेज दौड़ गया, इतना तेज भाग गया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपैरिजन में आ गई, तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। यहां पे यही हो गया। इलेक्ट्रॉन इतना लाइट वेट था, इलेक्ट्रॉन जब वो यहां पे इस मेथड में फील्ड में आया तो उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि वो वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में आ गई, जिसकी वजह से उसका जो मूविंग मास है वो चेंज हो गया और वो इंक्रीज हो गया।
इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इस सिस्टम में यूज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स को तो यूज कर ही नहीं सकते। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस। और फिर ये साइक्लोट्रॉन जो मैंने तुमको बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई तो बेचारा ये आके रुक जाएगा, उसको पोलैरिटी चेंज नहीं मिलेगा, पूरा प्रोसेस थम जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझे? तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। लेकिन फिर भी फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड आयन पार्टिकल्स एंड आयंस, प्रोटॉन्स, वी यूज दिस साइक्लोट्रॉन ताकि उनका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। डिपेंड्स ऑन टू प्रिंसिपल। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करता है, एक्सेलरेट करा देता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है लेकिन उसको घुमा देता है। ये दोनों को मिला के हमने ये मशीन बनाई जिसका नाम साइक्लोट्रॉन रखा, और ये इस तरह से काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। सो जितने लोग राइट नाउ माई वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो, आपको बुक्स में जाइए, आपको प्रिंसिपल, वर्किंग, सारी चीजें मिल जाएंगी। आप मेरा वीडियो भी देखो, आप इसको अच्छे से समझ के अपने वर्ड्स में लिखो। पहले ट्राई करो इसका वर्किंग खुद अपने वर्ड्स में लिखने का, फिर आप किताब या बुक से देख के आप लिखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आना ही आना है, कंस्ट्रक्शन है, जैसा आप बचपन से पढ़ते हैं, वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें अच्छे से लिखना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि वो यही सब जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग मोशन इन चार्ज पार्टिकल में, वही सब फॉर्मूले को यूज करके इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, सो दिस इज साइक्लोट्रॉन। मजा आया कि नहीं? दिस इज साइक्लोट्रॉन एंड विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। ओके, आगे थोड़ा सा और पार्ट बाकी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहीं तक दिमाग में अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखिए, ताकि आपका कंसेप्ट तैयार रहे, तो आपको लाइफ में कोई भी सवाल आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।